जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन डिफेंस मेनिया। सीएपीएफ पेपर 2 के सीरीज के अंदर मैं आपका वेलकम करता हूं। एंड मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा कि जो सीएपीएफ का पेपर 2 है उसके अंदर जो पार्ट भी है उसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। आई होप एंड आई बिलीव कि इसके पहले की 2 वीडियो आपने ज़रूर से देखी होंगी, जहां पर हमने पेपर 2 के सिलेबस को समझा था और एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जानी थी कि 60 डेज में हम सीएपीएफ की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो हमारे सीएपीएफ का पार्ट बी है पेपर 2 का, उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। कई सारे लोगों को अभी पता नहीं होगा कि पार्ट ए और पार्ट बी होता क्या है सीएपीएफ में, तो वो मैं बता देता हूं कि जो सीएपीएफ का पेपर 2 है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। एक को बोलते हैं पार्ट ए और एक को बोलते हैं पार्ट बी। जो पार्ट बी होता है, यहाँ पर आपको इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन पूछते जाते हैं और ये जो इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इन 60 मार्क्स की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी डाउट और सजेशन आपके होते हैं तो वो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। बट मैं इस वीडियो को डिस्कस करूं इससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको सिलेबस बता दूं कि पार्ट बी में आखिर कौन कौन से सिलेबस आते हैं और ये 60 मार्क्स बनते कैसे हैं और कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ जो पार्ट बी में बोल रहा हूं सीएपीएफ का, उसके सिलेबस का। देखो, जो आपका पार्ट बी आता है पेपर 2 में उसका सिलेबस होता है प्रेसी राइटिंग, देन आपका आता है कॉम्प्रीहेंशन और फिर आता है आपका ग्रामर। यानी कि जो आपका सीएपीएफ का पेपर 2 है वहां पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से जो 15 मार्क्स हैं वो आपको मिलते हैं फॉर द प्रेसी राइटिंग। यानी कि आपको क्या करना होगा, एक बहुत बड़ा पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को शॉर्ट करके रीराइट करना होता है। और ध्यान रखें कि आप वहां पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो चीजें ऑलरेडी पैसेज में दे रखी है उस वर्ड को या फिर उस लाइन को हूबहू नहीं लिखना होता, बल्कि अपने वर्ड में लिखना होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि प्रेसी होती क्या है, लिखनी कैसे होती है, हर एक चीज के बारे में। बट अभी आप सिलेबस को समझो कि जो आपका प्रेसी होता है यहां से आपको 15 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। इसलिए प्रेसी की प्रैक्टिस करना और उसको लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। देखो, जो आपके एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है ना, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप कॉम्प्रीहेंशन की प्रिपरेशन करते हो, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करके जाते हो, देन आप इजिली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने पेपर 2 के अंदर। एंड देन आपका जो तीसरा पोर्शन होता है जिसको हम पार्ट बी में ही काउंट करते हैं, वो होता है आपका ग्रामर का सेक्शन। और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड टोटल अगर मैं बात करूं आपके ओवरऑल नंबर कितने मिलते हैं, तो इस लेवल से आप देख रहे होंगे कि आपको 60 मार्क्स जो है ना वो प्रोवाइड होते हैं। कब? जब आप बात करते हो प्रेसी राइटिंग की, जब आप बात करते हो कॉम्प्रीहेंशन की, एंड जब आप बात करते हो ग्रामर की। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इन सारी सिलेबस को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं और आपके साथ डिस्कशन करना स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये अवेयरनेस फैल सके, उनको भी ये पता लग सके कि यहाँ पर अब पेपर 2 की गाइडेंस भी अवेलेबल है और वो भी पेपर 2 के लिए आप डिफेंस मेनिया के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आते हैं अपने सिलेबस पे और आते हैं अपने एजेंडा पे, जो कि आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर प्रेसी राइटिंग होती क्या है। देन हम जानेंगे कि इसको हम लिखते कैसे हैं। एंड देन हम जानेंगे कि इसके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। यानी कि ओवरऑल हर एक चीज़ जो कि प्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्रेसी राइटिंग की कि आखिर प्रेसी राइटिंग होती क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रेसी राइटिंग एक मेथड है जहाँ पर आप क्या करते हो, एक दिए हुए लॉन्ग पैसेज को, यानी कि एक बहुत बड़ा पैसेज होता है, उस लॉन्ग पैसेज को आप कंसाइज फॉर्म में लिखते हो। आप उस पैसेज को एक्सप्रेस करते हो, जो भी उसके इसेंशियल आइडियाज होते हैं उसको आप एक्सप्रेस करते हो। जबकि आप क्या करते हो, उसका जो मीनिंग है, जो क्लैरिटी है, जो टोन है, ये हर एक चीज आप मेंटेन करके रखते हो जो ओरिजिनल पैसेज में दे रखा होता है। सर समझ नहीं आया आपने बोला क्या? मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। कई बार होगा क्या कि आप अपने दादी जी से या नानी जी से कुछ कहानियां सुनते होंगे। देन क्या होता होगा, वो कहानियां काफी बड़ी होती हैं, कई कई बार वो कहानियां आपकी 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक ले जाती हैं।
अब स्कूल में जब आप अगले दिन जाते थे एंड आप जब उस कहानी को अपने दोस्त को सुनाते थे, देन क्या करते थे, आप उस कहानी का जो समरी है वो उसे प्रोवाइड कर देते थे एंड उसी समरी को आपको यहाँ पर लिखना होगा। इट्स मीन कि जो पैसेज वहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि जो कहानी आपको आपके नानी या दादी जी ने सिखाई थी, वो कहानी जब आप दूसरे को बताते हो, दूसरे को कन्वे करते हो, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कन्वे करते हो, काफ़ी शॉर्ट में कन्वे करते हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक पैसेज दिया होगा, इंग्लिश के अंदर वो पैसेज होगा, उसको पढ़ना होगा, समझना होगा एंड पढ़ करके समझ करके उस पैसेज का 1/3 जो है आपको लिखना होगा। जनरली अगर मैं बता दूं तो पैसेज जो होता है वो 900 वर्ड के आसपास का होता है, 1000 वर्ड के आसपास का होता है एंड जब हम उसका 1/3 करते हैं तो 350 से 300 वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो ये बॉक्स फॉर्मेट में राइटिंग होती है। इट्स मीन कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक A4 साइज का पेपर मिलेगा, जहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ बॉक्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पर मैं बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे जो कि आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको हर एक बॉक्स के अंदर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हर एक बॉक्स के अंदर आपको एक ही वर्ड लिखना होता है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई एक बॉक्स ऐसा है जिसके अंदर आपने मान लो एक वर्ड लिख दिया इज, ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ स्पेस बचेगा, बट ध्यान रखना है कि अगर आपको ए लिखना है ना तो आप उसके आगे वाले बॉक्स में लिखेंगे, ना कि उस बचे हुए स्पेस में। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना होता है। बस यही एक फॉर्मेट होता है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। अभी मैं बताऊंगा इसका टाइटल देना क्यों इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरीथिंग, बट अभी तक आपको इसका सिलेबस, अगर इसका फॉर्मेट नहीं पता था तो वो आप ध्यान में रखो कि इस तरीके का एक बॉक्स बना होगा, उसी बॉक्स के अंदर आपको राइटिंग करनी पड़ती है। तो क्या होता है प्रेसी, आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि प्रेसी एक बहुत बड़ा पैसेज होता है जिसको समराइज करके हमें लिखना होता है। हमें ध्यान रखना होता है कि कोई भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, इसेंशियल इंपोर्टेंस जो है किसी टॉपिक की, किसी पॉइंट की, वो ना मिस हो जाए, इसेंशियल आइडिया जो है वो मिस ना हो जाए और उसकी जो मीनिंग है, क्लैरिटी है या फिर टोन है, वो भी हमसे छूट ना जाए। इसके साथ साथ हमें अवॉइड करना है कि हम अपना ओपिनियन या फिर अपना कोई अलग से एग्जाम्पल ऐड ना करें अगर उस पैसेज के अंदर वो चीज़ ना दी हुई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखी है। आई होप कि आपको प्रेसी के बारे में समझ में आया कि प्रेसी होती क्या है। आप समझ जाओगे कि प्रेसी का मतलब होता है कि सर एक बहुत बड़ा पैसेज होगा, उस पैसेज को पढ़ना होगा, उसके क्रक्स को निकालना होगा और 1/3 में उस क्रक्स को क्या करना होगा, लिखना होगा। 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द गिवन पैसेज, उसके हिसाब से अपने क्रक्स को क्या करना होगा, इस बॉक्स फॉर्मेट के अंदर लिख देना होगा। यही है आपका प्रेसी और इसी तरीके से इसको लिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इस प्रेसी वाले टॉपिक को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, जब आप प्रेसी की बात करते हो और बात करते हो कि सर इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि एक अच्छे प्रेसी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देन मैं बताऊंगा कि आप इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं एंड देन मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो आइए अभी डिस्कस करते हैं कि एक अच्छे प्रेसी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि होनी ही चाहिए जब आप अच्छा प्रेसी लिख करके आते हो। सबसे पहली चीज़ तो होती है जो स्किल जो आपके पास होनी चाहिए, वो है आपकी रीडिंग स्किल। देखो, रीडिंग स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसेज होता है ना, मैंने आपको बोला कि जनरली वो 1000 वर्ड के आसपास का होता है और कई बार आपको पढ़ने की आदत नहीं होगी तो आप ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे होगे और जब तक नीचे पहुंचोगे आप ऊपर का हिस्सा बिल्कुल भूल चुके होगे। तो जिसकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है, जो पढ़ने में अच्छा होता है, वो जनरली इस पोर्शन में काफ़ी अच्छा करता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप अपने रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए डेली एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो, या फिर जो यूपीएससी के पैसेज आते हैं अलग अलग एग्जाम में, जैसे सीडीएस के एग्जाम में पैसेज आ गया, जो आपके यूपीएससी का सीसेट एग्जाम है उसके अंदर पैसेज आ गया, सीएपीएफ के अंदर पैसेज आ गया, इन पैसेज को आप रेगुलर बेसिस पर जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, इससे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी और आपका जो माइंड है वो चीज़ों को ग्रैब करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहली स्किल जो कि आपको होनी चाहिए प्रेसी के लिए, वो है कि आपके अंदर वो रीडिंग स्किल होनी चाहिए। देन है आपका कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना, तो आप उस चीज़ को पढ़ के समझ पाओ, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो उसका सेंट्रल आइडिया आप निकाल पाओ, आपका उसका केंद्रीय भाव जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें बात किस चीज़ की करी गई है। तो प्रैक्टिस आइडेंटिफाइंग सेंट्रल आइडियाज, यानी कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसका सेंट्रल आइडिया आप ग्रैब कर पाओ कि अच्छा इसमें बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, एक्चुअली हमें ये तो पता लग जाए। ये चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है।
की पॉइंट्स क्या है इस टॉपिक के, ये आपको ध्यान देना है। फिर आता है वोकैबलरी। देखो वोकैबलरी आप जितना ज़्यादा लर्न करोगे, जितना ज़्यादा आपको वोकैबलरी याद होगी, आपको प्रेसी के अंदर उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आप प्रेसी लिख कर आओगे, आपको प्रेसी उतना ही अच्छा लगेगा। क्यों? बताता हूँ रीज़न। देखो मैंने अभी बोला कि आप प्रेसी के अंदर कॉपी पेस्ट काम नहीं कर सकते। इट्स मीन कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो हू बहू वो वर्ड या फिर वो लाइन आपको नहीं लिखनी है। आपको उस वर्ड का मीनिंग अगर याद होगा, उसका सिनोनियम याद होगा, तो आप उस वर्ड के जगह पर उसका सिनोनियम डाल सकते हो। इससे क्या लगेगा कि आपने ओरिजिनल थॉट लिखा है, जो आप सोच रहे हो, आपने इस चीज़ को रीराइट किया है, बल्कि कॉपी पेस्ट नहीं किया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप जितने ज़्यादा सिनोनियम्स याद करोगे, उतने ही ज़्यादा आप ओरिजिनल वर्ड्स को कॉपी करने से बच जाओगे। ओके। फिर आती है पैराफ्रेजिंग। देखो पैराफ्रेजिंग कब आएगी? पैराफ्रेजिंग तब आएगी जब आप हमेशा रीराइट करते रहोगे। ठीक है। जब आप रीराइट करोगे, आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, अपने दिमाग में आपके अपने वर्ड्स आएंगे, अपने थॉट आएंगे, देन आप पैरा राइटिंग भी कर पाओगे, पैराफ्रेजिंग भी कर पाओगे। देन आपकी आती है राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेसी पढ़नी है। पढ़ने के बाद जैसे कि आपने कोई एडिटोरियल पढ़ा, कोई ऐसे पढ़ा, कोई यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर का कोई चीज़ देखा, एंड देन उसके अंदर जो चीज़ आई है उसको वापस से आपने कन्वे किया कि ठीक है, इस चीज़ को मैं 1/3 में लिखता हूँ, 1/3 ऑफ द पार्ट इसका मैं लिखने की ट्राई करता हूँ। तो ये आपको करनी है। तो अगर इस तरीके से आप करोगे, वीकली करोगे, आप न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल ले सकते हैं, जैसे कि द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इनके एडिटोरियल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप प्रैक्टिस के लिए जो IBACIO का पेपर होता है, क्योंकि IBACIO के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी आपसे प्रेसी पूछी जाती है। तो IBACIO हो गया, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर आपके पास हो ही गया। तो इन पेपर्स के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए प्रेसी है ना, इनको लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखते हो, इन सब चीज़ों को अगर आप मेंटेन करते हो, देन आप उस प्रेसी को समझ करके बॉक्स फॉर्मेट के अंदर 1/3 उसका अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखना आ जाएगा, और इस सेक्शन के अंदर आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। अब मान लो आपने लिखना सीख लिया, आपने हर चीज़ प्रैक्टिस कर ली, तो एक चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है और एक चीज़ जो आपको मस्ट है करना, वो क्या है? सबसे पहले कि राइट इन योर ओन वर्ड, यानी कि जो भी आप प्रेसी लिखोगे ना, जो सारी चीज़ें आपने समझी है, उसको आप अपने शब्दों में लिखोगे, ना कि आप कॉपी फ्रेज करोगे। जो भी लाइन है, जो भी फ्रेजेस है, वो आपको कॉपी नहीं करनी है, और कॉपी करने से आपको हमेशा बचना है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि स्टे विद योर वर्ड लिमिट, यानी कि अगर आपको वर्ड लिमिट दी गई है 1/3 की, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट क्रॉस ना हो जाए। अगर 900 वर्ड हैं तो उसका 1/3 300 वर्ड हुआ, तो आप 290 से 310 तक जा सकते हैं। 310 से ऊपर मत जाइएगा। इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल में रखेंगे कि आपको एक्सीड नहीं करनी है वर्ड की लिमिट्स को। फिर आता है कि आप यूज करेंगे सिंपल क्लियर लैंग्वेज, यानी कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, क्लियर हो, पढ़ के समझ आ जाए, ऐसी चीज़ें आपको यूज करनी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी, हो सकता है वो शशि थरूर को भी पीछे कर दें। तो वहां पर आपको कोई कंपटीशन नहीं है कि आप शशि थरूर से ज़्यादा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। वहां पर कंपटीशन ये है कि आपने जो लिखा है वो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो इसलिए आप ऐसे वोकैबुलरी यूज करना, ऐसे वर्ड यूज करना जो कि वहां पर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे, इवेल्युएट करे, उसको समझ में आ जाए। अदरवाइज आपने कितना भी अच्छा लिखा है, उसको समझ में ही नहीं आया, तो फिर आपके नंबर डिडक्ट हो ही जाने हैं। इसके अलावा मेंशन ओनली इसेंशियल डाटा, क्योंकि देखो 1/3 ऑफ द पैसेज लिखना है। पूरे पैसेज में बहुत सारे डाटा होंगे, बट आपको केवल और केवल इसेंशियल डाटा पर फोकस करना है, जिसकी वजह से उस पैसेज को हम पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उस पैसेज का महत्व है, वो डाटा आपको यूज करना ही करना है। आप अननेसेसरी कोई डाटा यूज करके आप अपने इसेंशियल डाटा को मिस नहीं करेंगे। ये चीज आपको वहां पर ध्यान रखनी है। फिर आता है कि मेंटेन लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस आपको पैसेज में दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को ध्यान रखना कि एक राजा था, बड़ा घमंडी था, एक दिन वो लेट से उठा, कुछ उसके साथ हुआ, एंड देन फिर कहानी बढ़ती है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि हाँ वो सुबह उठा एक राजा था, ऐसा नहीं। आपको बिल्कुल उसी सिक्वेंस में लिखना है कि हाँ एक राजा था, सुबह उठा, उसने ब्रश किया, ये किया, वो किया। तो एक बिल्कुल जो सिक्वेंस होती है ना स्टोरी की, वो सिक्वेंस आपको बनानी होगी, बल्कि आप सिक्वेंस को बिगाड़ नहीं सकते। ये काम आपको करने हैं और ये काम आपको नहीं करने हैं। आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर रही होंगी कि हम प्रेसी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, प्रेसी में कैसे लिखा जाता है, और क्या क्या चीजें आपके प्रेसी में पूछी जाती है। प्रैक्टिस के लिए अगेन मैंने आपको बताया कि आप IBACIO या फिर CAPF के PYQ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन पेपर आपके खत्म हो जाए। क्योंकि देखो दिन अभी बहुत सारे हैं, 60 डेज हैं, और इतने पेपर तो आपको मिलेंगे नहीं कि ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर डालो। तो इसके अलावा अगर आपके पास CDS का पेपर है, UPSC का पेपर है, तो उसके अंदर जो आपके पैसेज आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अलग अलग एग्जाम के जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनके अंदर जो आते हैं चीज़ें, जो पैसेज आते हैं, उनको आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कॉम्प्रीहेंशन के तरफ से। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन, इसमें तो मुझे ज़्यादा बताने की नीड भी नहीं है, क्योंकि आई नो कि आप सभी ने अपने लाइफ में सीडीएस, एफकेट या अदर एग्जाम दिया ही होगा, तभी आप सीएपीएफ के पास हो। अगर नहीं भी दिया है तो एग्जाम में दिया होगा, कॉलेज का, 10th का, 12th का दिया होगा। वहां पर आप कॉम्प्रीहेंशन से अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हैं, एंड आपको पता है कॉम्प्रीहेंशन में करना क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन में एक पैसेज होता है, उसको पढ़ना होता है एंड आंसर लिखना होता है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की नीड होगी, क्योंकि आई नो कि ऑलरेडी आप इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानते और समझते होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो रीड द पैसेज कंप्लीटली फर्स्ट, यानी कि जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ये मेरा मेथड है, हो सकता है कि आपका कुछ अलग हो या तीसरे पर्सन का कुछ अलग हो, लेकिन एक बेस्ट सुटेबल मेथड क्या होता है जिससे पढ़ के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और करेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। सीडीएस के अंदर मेरे 10 आउट ऑफ 10 करेक्ट होते हैं, सीएपीएफ के अंदर भी मेरे सारे क्वेश्चन करेक्टली मैं लिख करके आता हूँ, हर एक क्वेश्चन समझ में आता है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो पैसेज गिवन है उसको अच्छे से पढ़ना है। आप जब पैसेज को पढ़ते हो तो आपको ओवरऑल थीम समझ में आती है, टोन और फ्लो समझ में आता है। फिर जैसे आपने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लिया ना, अब आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे गए हैं। वन बाय वन आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपका दिमाग काम करेगा, अच्छा ये तो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था, तो आप स्टार्टिंग में जाओगे और जो भी आपका रिलेवेंट पार्ट होगा उस पैसेज में, उसमें आप उसका आंसर ढूंढोगे एंड देन उसे फिर आप क्या करोगे, लिखना स्टार्ट कर दोगे। अब जो आपको आंसर लिखना है वो बिल्कुल ब्रीफ और क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप अपना आंसर बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिख दोगे, बहुत छोटा भी नहीं लिख दोगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप लेंदी रखोगे। जैसे 2 से 4 लाइन के अंदर, 2 लाइन मत लिखना, 3 से 4 लाइन के अंदर आप अपने एस्से को आप अपने आंसर को कंप्लीट कर देना। इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रखना। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि योर ओन वर्ड अनलेस द पैसेज सेंटेंस इज परफेक्ट, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अपने वर्ड लिखने हैं, यानी कि जो पैसेज के अंदर वर्ड दिया हुआ है ना वो आपको इसमें नहीं लिखने हैं। ये चीज ध्यान रखना। मतलब हूबहू जो कॉपी पेस्ट होता है ना, जैसे आपको दिखा कि अच्छा ठीक है सर, यहाँ पर भी मुझे यहाँ से लेकर के, जैसे हम एग्जाम में क्या करते थे 10th 12th के, कि यहाँ से यहाँ तक हमें पता लगा कि यही में इसी में आंसर है, तो हम इस पूरे के पूरे चीज को ही क्या करते थे, एग्जाम में लिख करके आ जाते थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, आप इसको पढ़ो, समझो और फिर अपने वर्ड में क्या करो, इस चीज का आंसर करो। फिर आता है स्टिक टू द पॉइंट, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन पे ही रहो। अननेसेसरी की डिटेल लिख करके ना तो आपको नंबर मिलने हैं और आपका जो टाइम व्यर्थ होगा वो तो होगा ही। इसलिए जो चीजें पूछी गई हैं स्टिक टू द पॉइंट, आप उसी पॉइंट पे रहो, उसी चीज को लिखो। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन आप मत दिया करो किसी भी चीज का, क्योंकि वो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते, वो सिर्फ आंसर चाहते हैं। ओके, इसके बाद आता है कि अंडरलाइन आप कर सकते हो किसी वर्ड की वर्ड को, ये ऑप्शनल है। आपको लगता है कि ये वर्ड आपने बहुत अच्छा लिखा है, ये बिल्कुल इस टॉपिक से रिलेट भी करता है जो क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा तो काफी अच्छा दिखेगा, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। और जो आप ऐसे सर्कल करते हो इस तरीके से जो आप लिखते हो, ये सब चीजें भी यहाँ पर कर सकते हो, ये सब चीजें अलाउड होती हैं। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा कि कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो कॉम्प्रीहेंशन में जनरली हम मिस्टेक कैसे करते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक होती है और इसका बेटर अप्रोच क्या हो सकता है। मिस्टेक ये होता है कि कई लोग जो होते हैं ना, वो पूरा का पूरा जो पैसेज के अंदर लाइन दिया हुआ है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका पैरा फ्रेज है वो आप रेडी कर सकते हो। मतलब एक एक फ्रेज आप बना सकते हो, एक एक पैराग्राफ बना सकते हो खुद के वर्ड को सोच करके। तो आप इससे कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, जो कि करना नहीं चाहिए, ये गलती है, मिस्टेक है, जो कि आप अवॉइड करेंगे। इसके बाद से आता है कि राइटिंग वेग या फिर अनरिलेटेड आंसर, यानी कि क्वेश्चन कुछ और पूछा है, आपने जो आंसर लिखा वो कुछ और कह रहा है, तो इस चीज पे थोड़ा सा आप जोर देंगे और आप अपने टॉपिक से स्टिक रहेंगे। फिर आता है इग्नोरिंग द वर्ड लिमिट। देखो वर्ड लिमिट तो बहुत जरूरी है पेपर 2 के अंदर, क्योंकि वर्ड लिमिट अगर आपने एक्सीड कर दी तो फिर आपकी कॉपी में जगह नहीं बचती और फिर आप लिखोगे क्या। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और टाइम भी तो कम होता है, आपके पास 3 ही घंटे होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो आपको वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखना ही नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ये बाय द टाइम धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है। अगर आप पहली बार लिख रहे हो तो हो सकता है कि वर्ड लिमिट ज्यादा हो जाए, हो सकता है कि बहुत ही कम हो जाए, लेकिन जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो वर्ड लिमिट काफी कंट्रोल में आ जाता है और फिर 290 से लेकर के 300 तक आप हर एक चीज को मेंटेन करके लिख ही लेते हो। फिर आता है गिविंग ऑप्शन, गिविंग ओपिनियन, यानी कि जो भी आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर अपने ओपिनियन नहीं देने हैं,
क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका आंसर पैसेज में लिखा है, पैसेज में जो लिखा है वही आपको लिखना है, ना कि अपना ओपिनियन देना है। फिर आता है कि नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको काफ़ी ईजी समझते हैं कॉम्प्रीहेंशन को, इसके प्रैक्टिस नहीं करते, फिर एग्जाम में जाते हैं, फिर उन्हें समझ में नहीं आता है, और जो 20 नंबर उनको आसानी से मिल सकते थे वो मार्क फिर क्या होते हैं, उनके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करनी है। तो आपको पता है कि कॉम्प्रीहेंशन क्या है, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, और अगेन अगर आप इसकी प्रिपरेशन नहीं करते देन ये फॉल्ट किसका हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ आपका हुआ। ये 20 नंबर किसके वजह से गए, तो सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से गए। तो इसको इंश्योर करेंगे, और इंश्योर करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपके सीएपीएफ के पीवाईक्यूज हैं, याद रखेंगे सीएपीएफ के जो भी पीवाईक्यूज हैं आपको पेपर कहीं से भी मिल जाएगा, डिफेंस मीडिया के टेलीग्राम पर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी मिल जाएगा। तो आप इस पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके सीडीएस के पीवाईक्यूज हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड जो आपके अदर एग्जाम के अंदर जो पीवाईक्यूज आते हैं, जैसे कि यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम होता है, सीसेट का एग्जाम होता है, वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप प्रिपेयर करेंगे, देन इससे आपका कॉम्प्रीहेंशन काफी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर की। देखो ग्रामर के अंदर ना आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ग्रामर के अंदर देखो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। अब ये जो 25 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये 3 सेगमेंट में बटे होते हैं। पहला सेगमेंट होता है जहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी कि यहाँ पर 10 सेंटेंस होते हैं जिनको आपको रीराइट करना होता है। रीराइट करने के लिए उनकी डायरेक्शन वहां पर दी होती है, एंड उसके अंदर आप देखोगे तो नरेशन से क्वेश्चन आता है, वॉइस से क्वेश्चन आता है, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आता है, अलग अलग जो आपके टॉपिक्स होते हैं। कई बार एडवर्ब को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना होता है, एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट करके लिखना होता है, नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखना होता है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ग्रामर अच्छे से पढ़ ली है, अगर आपने पीवाईक्यू को एनालाइज करके पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली है, देन ये जो 10 में से 10 मार्क्स है ना, आप आसानी से क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपके जो भी सीडीएस के सो कि आपके सीएपीएफ का पीवाईक्यू है ना, पेपर है पेपर 2 का पीवाईक्यू, उसके अंदर जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आ रखे हैं सबसे पहले तो आपको उसको सॉल्व करने हैं। जब आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उसके टॉपिक आपको लिखना है कि अच्छा इसमें प्रेपोजिशन से 3 क्वेश्चन थे, इसमें वॉइस से 2 क्वेश्चन थे, नरेशन से 2 क्वेश्चन था, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर लिखना होगा कि अच्छा इसने क्या किया था, पॉजिटिव को जैसे कि नेगेटिव को अफर्मेटिव में, ऐसे कर करके आपको डालना होगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। देन उस टॉपिक को आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे। कहाँ से पढ़ोगे, मल्टीपल नोट्स है आपके पास, मैं बुक के नाम भी बता दूंगा, वहां से आप पढ़ोगे तो आपकी जो ग्रामर है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर आपके पास आता है फ्रेजल वर्ब। देखो फ्रेजल वर्ब आपको 5 मिलते हैं, एंड इन 5 फ्रेजल वर्ब के ऊपर आपको क्या करना होता है, सेंटेंस बनाना होता है। जैसे आप यहां पर देखोगे कि एक फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो इस लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, आपको सेंटेंस में शो ऑफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, जब आप रीराइट करते हैं सेंटेंस को तो आपको डायरेक्टली वहां पर उसके आंसर नहीं लिखने होते। तो वहां पर आप डायरेक्टली ना उसके आंसर नहीं लिख देते। वहां पर रीराइट का मतलब होता है कि पहले आप वहां पर क्वेश्चन लिखोगे, एंड देन उसके नीचे उसका जो रीराइट वाला पोर्शन है वो लिखोगे। तो ये होता है रीराइट करना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि वहां पर दिया है कि यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज करो, कौन सी करेक्ट प्रेपोजिशन होगी। वर्ब की फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है कि कौन सी करेक्ट वर्ब की फॉर्म यहाँ पर यूज होगी। जैसे कि लीव की जगह लेफ्ट लगेगा तो वहां पर ना लीव लगा देता है, फिर बोलेगा कि इसको आप करेक्ट करके लिखो, तो आप वहां पे लेफ्ट करते हो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये एरर के क्वेश्चन भी इसी तरीके से आते हैं। तो ये सारी चीजें आप ग्रामर की जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर ये समझ में आ जाएगा। और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस कब हो सकती है, जब आप सीएपीएफ के पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, जब सीएपीएफ के पेपर 2 के पीवाईक्यूज को देखोगे, वहां पर आपको करना क्या है कि आपको ऐसे टॉपिक लिखना है, टॉपिक का नेम आपको लिख लेना है इसके नीचे, ठीक है। जैसे कि नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, जो आपका प्रेपोजिशन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, इस तरीके से क्या करने हैं, आपको टॉपिक के नाम लिखने हैं। एंड देन आपको इसके अंदर लिखना है कि अच्छा प्रेपोजिशन से 2 क्वेश्चन, एडवर्ब से एडजेक्टिव से 1 क्वेश्चन, एडवर्ब से आपके 2 क्वेश्चन। फिर आपको इन सारे टॉपिक्स को क्या करना होगा, एक बार पढ़ना होगा। जब इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा किस पे पहले ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। एंड इस तरीके से आप अपने ग्रामर वाले पोर्शन को भी तैयार कर सकते हो, और यहाँ से आप आराम से 25 में से 22-23 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत इजी पेपर आता है, एक बार आप ओपन करके देखना, बहुत आसान पेपर आता है और ये सारी चीज़ें आप कर भी सकते हो।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ कि आप बेस्ट रिसोर्सेज जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अपने सीएपीएफ के पेपर 2 के पार्ट बी को प्रिपेयर करने के लिए। वो है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना सीएपीएफ के, उनको आप ले सकते हो। ये देखो आपको गूगल से मिल जाएंगे, ठीक है, सीएपीएफ की वेबसाइट से या फिर जो आपका यूपीएससी की वेबसाइट है वहां से आपको मिल जाएंगे। एंड आप अपने सीएपीएफ पेपर 2 को एनालाइज कर सकते हो, इसी के साथ अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है आपकी प्रिपेयर हो जाएगी काफ़ी अच्छे से। इसके अलावा जो आपको सबको पता है वेन एंड मॉर्टन की जो बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लूसेंट की जो जनरल इंग्लिश वाली बुक आती है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरिहंत की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फॉर द वोकेबलरी आप वर्ड एंड पावर मेड इजी वाली बुक को पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे देन आप देखोगे इसमें से एक दो रिसोर्सेज को ही फॉलो करना, सारा नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग बुक होती है इसलिए मैंने लिख दिया। अगर आप इसमें से किसी एक या दो बुक को फॉलो करते हो, जस्ट लाइक आप वर्ड पावर मेड इजी इसको अगर आप पढ़ते हो, देन ये बुक आपकी जो फ्रेजल वर्ब है उसके लिए रामबाण है। क्योंकि मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जो फ्रेजल वर्ब का हो और इस बुक के अंदर ना हो। तो वो जो फ्रेजल वर्ब वाला पार्ट है आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ग्रामर के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो, अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं जो आपने सीडीएस के लिए बनाए हैं वो भी परफेक्ट है इसके लिए तो, या फिर जो अमित सर ने पढ़ा है वो भी परफेक्ट है। कुछ भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन फॉर दिस। एंड बस आपको एक चीज पे फोकस करनी है, वो करनी है कि प्रीवियस ईयर जो सीएपीएफ का पेपर है पेपर 2 का, उसके साथ आपको प्रिपेयर करना है, उसके साथ स्टक रहना है आपको और देखना है कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूं क्या ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है या नहीं गया है। अगर पूछा गया है तो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसी तरीके के टाइप के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है और मेहनत करनी है। आई होप एंड आई बिलीव कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी आपको इस सेशन के अंदर, उससे आपके अब क्वेश्चन के अंदर, अब जो आप सीएपीएफ पेपर 2 के अंदर जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो ये 60 मार्क्स हैं इनमें आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आपका इसमें कम से कम 50 प्लस मार्क्स तो रह ही रहे। क्योंकि देखो ऐसे हमारा प्रेडिक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आर्गुमेंट अच्छा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। रिपोर्ट हो सकता है जो हम पढ़ के जाए वो आए या फिर अलग भी आए, लेकिन इंग्लिश आपकी नहीं बदलने वाली। इंग्लिश जो आप पढ़ के जाओगे वही आएगा और इसके अंदर आपको अच्छा करना ही करना है, तभी जाकर के आप 90 प्लस का स्कोर कर पाओगे। देन आई होप एंड आई बिलीव कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे एंड पेपर 2 के अंदर इंग्लिश में आप अच्छा जरूर से करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आई होप आई बिलीव कि आपने जो भी चीज़ इस सेशन में सीखी है वो आपके काम आए। आपको कैसा लगा इस सेशन को देख करके, सीख करके आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सीएपीएफ पेपर 2 के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।